और उसकी हलीफ पार्टियों की हुकूमतें हैं। सिर्फ ओडिशा गैर कांग्रेसी दौर इख्तदार वाली रियासत है। चुनांचे अगर गुज़िश्ता साल 4 रियासतों में हुए इलेक्शन के नतीजों को कोई इशारा माना जाए तो नया साल कांग्रेस के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। बहरहाल नए साल से बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हैं। खुद वजीर आजम मनमोहन सिंह ने भी नए साल के अपने पैगाम में कहा है कि लोग उम्मीदों का दामन न छोड़ें। हर साल आम लोगों को कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस बार की उम्मीदों में कुछ बेहतर बदलाव होने के इम्कानात वाबस्ता हैं। चुनांचे आइए नए तरह की सियासत, मुस्तहकम हुकूमत के लिए ठोस मैंडेट, बड़े इक्तसादी फैसलों और समाजी हम आहंगी की उम्मीदों के साथ नए साल का इस्तकबाल किया जाए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद वर्ष 2014 की उम्मीदों पर चर्चा करेंगे। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। सन 2014 में भारत को स्थिर सरकार और मजबूत लीडरशिप मिलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो भारत की तस्वीर बदलेगी। मोटे तौर पर 2014 की संभावनाओं और चुनौतियों की लिस्ट लंबी चौड़ी है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जानकार आनंद प्रधान है। आनंद जी, 2014 के इस नए वर्ष में आप भारत राष्ट्र राज्य की क्या संभावनाएं मानते हैं? ये वर्ष आपके अनुसार किस तरह का होता हुआ विजुलाइज करते हैं आप? क्या मुझे लगता है कि 2014 बहुत सारी उम्मीदों का साल है और उम्मीदों में एक तरह की, खास करके जाते हुए 2013 ने एक नए किस्म की जो अनिश्चितता थी, उस अनिश्चितता में उसको एक जादुई रंग दे दिया है। और वो जादुई रंग इस रूप में है कि जो भारतीय राजनीति काफी हद तक बाइनरी होती हुई दिखाई पड़ रही थी, उसमें एक नए किस्म का एंगल जोड़ दिया है और उसमें उम्मीदें ज्यादा हैं। ये मैं मानता हूं कि एक नए किस्म की जादुई अनिश्चितता पैदा हुई है, जिसमें उम्मीदों के कारण ज्यादा हैं। और इस रूप में मैं भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए 2014 नई संभावनाओं का देख रहा हूं। राजनीति में भी न सिर्फ केवल चेहरों के बदलाव की बात है, बल्कि जिस तरह की एक चर्निंग शुरू हुई है, उस उथल पुथल में राजनीति का चेहरा, चरित्र और चाल सचमुच में बदलने की संभावनाएं पैदा होने लगी। और ये दबाव, अच्छी बात यह है कि ऊपर से ज्यादा नीचे से आ रहा है। तो जनता इसमें एक तरह से गाइडिंग ताकत के रूप में खड़ी हो गई है। और वो जिस तरह से राजनीति में शुचिता की मांग कर रही है, स्वच्छता की मांग कर रही है, आदर्शों की मांग कर रही है, वो मैं समझता हूं भारतीय राष्ट्र राज्य को अपनी जड़ों की तरफ ले जाने के लिए, यानी जो आजादी की लड़ाई के दौरान के जो सपने थे वो एक बार फिर से जिंदा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। मतलब राजनीतिक रेनेसांस जैसी कोई चीज होती हुई लग रही है। बहुत सही शब्द आपने संभवतः इस्तेमाल किया
कि ये एक तरह का नया राजनीतिक पुनर्जागरण, ये संभावनाएं इसमें बन गई हैं। और इन संभावनाओं को अगर एक लॉजिकल कंक्लूजन जो एक तरह से गर्भ में है 2014 के, ये क्या शक्ल लेती हैं, इसमें ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संभावनाएं बहुत जबरदस्त बनी हैं और उसके कुछ संकेत दिखाई भी पड़ने लगे। नहीं, लेकिन एक तरफ ये राजनीतिक, लेकिन इससे जुड़ी हुई तमाम जो बातें हैं, जो एजेंडा पूरे देश का बनता है, उन एजेंडों में भले वो आर्थिक हो, कारोबारी हो या सामाजिक मामलों की, उस तरह के एजेंडे पर क्या सोचना है, क्या कहना? मुझे लगता है कि जब, जैसे देखिए, कई बार क्या होता है कि जब होप पैदा होती है तो होप के साथ जो एक ऊर्जा निकलती है, उम्मीदों के साथ जो एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, वो कई बार समाज को, राजनीति को, अर्थनीति को, सबको बदल देता है। एक खास तरह का जो डिस्पेयर था, निराशा थी, एक हताशा थी देश के अंदर 2013 में, उसको लोगों के संघर्षों ने एक जो नई ऊर्जा दी है, वो जो ऊर्जा का विस्फोट है पूरे देश में, अगर वो 2014 में एक ठोस शक्ल लेता है तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में एक हम निराशा देख रहे थे, सामाजिक स्तर पर निराशा के कई कारण थे, वो सब बदल सकते हैं। नहीं, पर आप जो ये ऊर्जा की जो बात कर रहे हैं या जो ये कर रहे हैं, ये एक तरह से गैर कांग्रेसवाद की अलग अलग तरह की, भले वो क्षेत्रीय दल हो, छत्रप हो, भले वो नरेंद्र मोदी हो, भले वो अरविंद केजरीवाल हो, ये सब एक तरह से कई तरह की जो इसकी धाराएं जो ऊर्जा की है वो अलग अलग बात है। तो ये एक ट्रांजिशनल फेस होते हुए उसके अंदर ज्यादा कंफ्यूजन बढ़े, ये आशंका नहीं लगती है? नहीं, देखिए, एक मैंने कहा कि एक जादुई अनिश्चितता पैदा हो गई है। मैं इसको जादुई इसलिए कह रहा हूं कि इसमें उम्मीद ज्यादा है, अनिश्चितता है, क्योंकि जिस तरह से 2013 में राजनीति आगे बढ़ रही थी, उसमें तो एक तरह से बाइनरी हो गया था, राहुल बना मोदी, और उसमें एक खास तरह की त्रासदी थी, एक निराशा थी, पुराने तरह की पैटर्न की राजनीति थी कि एक गया तो दूसरा आ गया। अब उसमें एक संभावना जो नई पैदा हुई है, उसमें कांग्रेस के भी बदलने की संभावना है। कांग्रेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर उसको सस्टेन करना है, जीवित रहना है, तो इस बदलाव के साथ अपने को बदलना होगा, भारतीय जनता पार्टी को बदलना होगा। और जो मतलब सब में एक तरह से माहौल की मजबूरी वाला की अनिवार्यता की आप बदलो, ये एक अनिवार्यता बनी है। एक मैं समझता हूं कि जो 2011 से एक प्रक्रिया शुरू हुई, वो 2014 में अपने एक तार्किक परिणति की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। मुझे इसीलिए 2014 से ज्यादा उम्मीद दिख रही है कि इसमें वो एक तार्किक परिणाम तक पहुंच सकती है। लोगों के पास एक मौका है और इसमें एक जो संभावना पैदा हो रही है, उसमें मैं लोगों की ऊर्जा को, खास करके नौजवानों की ऊर्जा को, महिलाओं की ऊर्जा को बाहर निकलते हुए देख रहा हूं। उनको एक तरह का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसमें एक जो रचनात्मकता है, उससे संभावना बनती है। पर इस रचनात्मकता और ये संभावना जो है, ये एक तरह से मतलब ये भी बहुत भारी खतरा है कि 2014 एकदम भारी घटाकोप, निराशा वाला भी हो, अगर वो सब जनादेश में सही नहीं साबित हो और गड़बड़ हो तो। मैं मानता हूं कि मान लीजिए जैसे यही कि अगर अरविंद केजरीवाल की 2013 में जो संभावना बनी, उम्मीद बनी, वो जाते जाते 2014 की मध्य में अगर या कोई भी प्रयोग असफल हो, तो फिर एकदम बिल्कुल निराशा और धोखा एक वो रहेगा। बहुत ही गहरी निराशा पैदा होती है और उसमें फिर फांसीवाद की तरफ बढ़ने के रास्ते पैदा हो जाते हैं, तानाशाही की तरफ जाते। पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसमें एक तरह की जो ऊर्जा पैदा हुई है, वो आसानी से पीछे नहीं जाने और ये उसमें तय मान सकते हैं कि राजनीतिक संस्कृति देश की वो शायद बुनियादी तौर पर काफी बदलाव वाली स्थिति में। कई बार क्या होता है कि कई जो बड़ी क्रांतियां और बदलाव होते हैं, उसके नायक तो हो सकता है गिर जाएं, ध्वस्त हो जाएं, पर उस बदलाव के साथ जो पूरी राजनीति, संस्कृति, समाज में बदलाव होते हैं, वो स्थायी हो जाते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे इसमें अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मुझे जो दिखाई पड़ रही कि जो बदलाव की संभावनाएं पैदा हुई, जो नीचे से दबाव आया है, जो चर्निंग शुरू हुई है, जो नौजवान एक तरह से डिस्पेयर में था, वो एक पूरा एक उसको एक रचनात्मक प्रोग्राम मिल गया है। लोग वो राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं, एक जागरण पैदा हुआ है, एक जिसको आप पुनर्जागरण शब्द कह रहे थे। मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा संभावनाएं हैं और इसीलिए इसमें ज्यादा अपेक्षा देख रहा हूं। और जब भी इस तरह की समाज में एक उम्मीद पैदा होती है, तो एंटरप्रेन्योर्स हो, माने जो इकोनॉमी में, बिजनेस इकोनॉमी वाला मामला, सब में एक माने जो आपका उपभोक्ता है, वो भी थोड़ी खरीदारी के लिए निकलेगा। जो पैसा वो नहीं निकाल रहा है अनिश्चितता के कारण, घबराहट के कारण, वो सब निकालेंगे। तो एक तरह की एक अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। जी आनंद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।
لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے۔ ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیچنگ کے تدریس کے مقدس پیشے کو کاروبار بنا لیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ جو ہے وہ دونوں ہی جگہ دیکھی جا رہی ہے؟ جسٹس سچر نے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے۔ اس وقت کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی سطح پر NCERT کی نصاب کی کتابیں تیار ہونے لگی ہیں۔ دور حاضر میں تعلیم و اخلاق کا گرتا معیار۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, आलमी मंजर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। नेपाल में 2 अलहदा सड़क हादसात में 17 अफराद हलाक, महलबकीन में 6 हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल। बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल हुई मजीद अबतर, आलमी ताकतों की जानिब से फरीकैन को मुज़ाकरात की तलकीन। परवेज मुशर्रफ को 2 जनवरी को हर सूरत में अदालत में हाजिर होने का हुक्म, अदम हाजिरी पर गिरफ्तारी का होगा फैसला। और दुनिया भर में साल नौ की खूब धूम। और शुरुआत करेंगे आज नेपाल में हुए एक बस हादसे में, जिसमें 11 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। यह हादसा नेपाल के सलियान जिले में हुआ। हादसे का शिकार मुसाफिर बस काठमांडू से रुकुम जा रही थी। हादसा उस वक्त हुआ जब मुसाफिर बस जिला सलियान के बांगस्टा से गुजर रही थी कि अचानक ड्राइवर तवाजुन खो बैठा और बस ऊंचे पहाड़ से तकरीबन 100 मीटर नीचे दरियाए शारदा में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक हादसा गहरे कोहरे के सबब पेश आया। नेपाल में इस हादसे से पहले एक जीप नदी में गिर गई। इस हादसे में 6 हिंदुस्तानी सैयाह हलाक और 5 जख्मी हो गए। हादसे के शिकार अफराद नए साल का जश्न मनाने के लिए हिंदुस्तान से नेपाल गए थे। जीप नेपाल के जिला तनहुन में मार्सियागंडी नदी में जा गिरी। जीप पर 10 अफराद सवार थे। इन तमाम अफराद का ताल्लुक हिंदुस्तान से था और ये नेपाल के मशहूर सयाहती मुकाम पोखरा से काठमांडू जा रहे थे। बांग्लादेश में अपोजिशन की आम हड़ताल में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है। मुल्क के सियासी बहरान को खत्म करने में अक़वाम मुत्तहिदा मिशन की नाकामी के बाद अब अमेरिका और बरतानिया ने हुकूमत और मसालिहत की कोशिशें शुरू की हैं। बांग्लादेश में सियासी बहरान के खात्मे के लिए अमेरिका और बरतानिया ने कोशिशें शुरू की हैं।
امریکہ اور برطانیہ نے بنگلہ دیش کی حکومت اور اپوزیشن گروپ سے کہا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے سیاسی بحران ختم کریں۔ بنگلہ دیش کا سیاسی بحران ختم کرنے میں اقوام متحدہ مشن کے ناکام ہونے کے بعد سے امریکہ اور برطانیہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سے مسلسل رابطہ کر کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نئے سال کے پہلے روز اپوزیشن کی جانب سے پورے ملک میں غیر معینہ مدت کی بند کی کال دیے جانے، مختلف مقامات پر سڑکیں بلاک کیے جانے، ریل اور دیگر ٹرانسپورٹ خدمات میں رخنہ ڈالنے کے بعد پیدا ہوئی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور برطانیہ نے فریقین کو مذاکرات کی تلقین کی ہے۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ حکومت نے 5 جنوری کو عام انتخابات منعقد کرانے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ خالدہ ضیاء کی سربراہی میں 18 اپوزیشن جماعتوں کے گروپ نے انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ حکومت تحلیل کی جائے اور عبوری نگراں حکومت تشکیل دے کر اس کی نگرانی میں انتخابات منعقد ہوں، لیکن حکومت اپوزیشن کے مطالبے کو تسلیم نہیں کر رہی ہے۔ نومبر 2013 سے اب تک اپوزیشن کی ہڑتال اور مظاہروں کے درمیان 120 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ پاکستان کی خصوصی عدالت نے ملک سے غداری کے مقدمے میں پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کو 2 جنوری کو ہر صورت میں عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ عدم حاضری کی صورت میں گرفتاری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پرویز مشرف کو ان پر لگائے گئے غداری کے الزامات کی سماعت کے لیے آج عدالت میں حاضر ہونا تھا، تاہم ان کی رہائش گاہ کے پاس بم برآمد ہوا، جس کے بعد وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے، جبکہ ان کے وکلاء نے عدالت میں پرویز مشرف کو حاضری سے مستثنی کرنے اور سماعت کو 5 ہفتوں کے لیے ملتوی کیے جانے کی درخواست کی ہے۔ دفاعی وکلاء کی عرضداشت کی تفصیل بتاتے ہوئے سرکاری وکیل نے کہا کہ وکیل دفاع نے عدالت کی تشکیل اور کچھ ججوں کی غیر جانبداری پر سوال اٹھائے ہیں۔ Raising objection against the notification whereby the court was constituted, then the composition of the court, then bias against some of the judges, but it's for the court to decide all those issues. 70 سالہ پرویز مشرف انتخابات لڑنے کی غرض سے پچھلے سال مارچ میں پاکستان واپس ہوئے تھے، تاہم ان کی واپسی کے بعد سے ان پر ان کے دور اقتدار سے متعلق متعدد مقدمے درج کیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے سنگین غداری کا کیس ہے۔ اس کیس میں مجرم پائے جانے پر انہیں عمر قید یا سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جج فیصل عرب نے مقدمے کی سماعت کو جمعرات تک کے لیے ملتوی تو کر دیا، تاہم یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ اگر پرویز مشرف کل عدالت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو ان کی گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ Court has also directed the appearance of defendant Mr. Pervez Musharraf, and court will continue with the hearing of petitions filed by the defendant side. They will conclude their arguments and then the prosecution will reply. پرویز مشرف کے خلاف غداری کا یہ کیس ان کے دور اقتدار میں سن 2007 میں ایمرجنسی کے نفاذ اور ملک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت متعدد ججوں کو تحویل میں لیے جانے کی روح سے دائر کیا گیا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں منگل کے روز 2 کار بم دھماکوں میں 6 شہریوں کے ہلاک اور 16 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پولیس کے مطابق کار بم دھماکے شہر کے شیعہ علاقے میں ہوئے، جبکہ مدائن میں موٹار حملے میں 4 شہری ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ بغداد میں ہی تشدد کے دوسرے واقعات میں مزید 3 شہری اور 1 پولیس اہلکار کی موت ہو گئی، جبکہ رمدہ میں ہوئی جھڑپوں میں 5 پولیس اہلکار، 4 فوجی اور 7 حملہ ور ہلاک ہو گئے۔ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کی ملک سے باہر منتقلی کے لیے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے شام کی بندرگاہ لاتکیا میں حفاظتی اور دوسرے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ کیمیائی ہتھیاروں کی پابندی سے متعلق اقوام متحدہ کی تنظیم OPCW نے شام کے کیمیائی ہتھیاروں کو ملک سے باہر منتقل کرنے اور تلف کرنے کے لیے جون 2014 کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے۔ لاتاکیا شام کا وہ بندرگاہ ہے جہاں ملک سے باہر منتقلی سے پہلے شام کے تمام کیمیائی ہتھیار جمع کیے جائیں گے۔ لاتاکیا کے میئر کا کہنا ہے کہ UNOPCW کے خصوصی کوآرڈینیٹر نے شہر کے معائنے کا کام مکمل کر لیا ہے اور مشن کے لیے تمام تیاریاں پوری ہو گئی ہیں۔ اتخذت كامل الاحتياطات لتدارك أي مشكلة ممكن أن تحدث لنقل الأسلحة، وكل الأمور بجاهزية ونحن جاهزين لتقديم كل الخدمات والمساعدات۔ میئر کے مطابق کیمیائی ہتھیاروں کی منتقلی کے لیے گاڑیاں بھی تیار ہیں
और उनके ख्याल में मुंतकिली का अमल चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। نتوقع خلال أيام ستبدأ عملية الترحيل وكل التجهيزات اتخذت والسيارات اللازمة لتأمين نقل الأسلحة بشكل آمن موجودة وجاهزة. शाम के तकरीबन 1000 टन कीमियाई हथियार और मवाद मुल्क से बाहर मुंतकिल किए जाएंगे और एक बहरी जहाज पर उन्हें तलब किया जाएगा। इस दौरान मीडिया पर लताकिया के बंदरगाह के करीब आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शहरियों पर इलाके की तस्वीरें लेने से भी रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक बाद चल लौटते हैं। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5500 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं न दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर एनसीईआरटी की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। लेबनान के हुक्काम ने कहा है कि बैरूत में ईरानी सिफारतखाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले अलकायदा के लीडर माजिद अल माजिद को गिरफ्तार करने में अलकायदा की एक जैली तंजीम अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड का सरबराह चुना गया था। हिजबुल्लाह के टीवी चैनल अल मुनार ने माजिद की गिरफ्तारी की खबर नश्र की है, लेकिन अभी ये पता नहीं चल सका है कि माजिद को कब और कहां से गिरफ्तार किया गया। जनूबी सूडान की खाना जंगी के फरीकें अमन मुज़ाकरात के लिए इथोपिया में जमा हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग में शामिल दोनों फरीकीन से मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर नहीं खड़ा करने की दरख्वास्त की है। दारुल हुकूमत जूबा में मीडिया से बातचीत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के एक नुमाइंदे ने कहा कि जनूबी सूडान ऐसे दौराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहां अमन या जंग का इंतखाब मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। वहीं दूसरी तरफ जनूबी सूडान में हुकूमत और सियासी मुखालफिन में जंग जारी है। वाज़ेह है कि ईसाई अक्सरियत वाला मुल्क जनूबी सूडान हाल ही में दुनिया के नक्शे पर उभर कर आया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 भयानक धमाकों से दहल जाने वाले वोल्गोग्राद शहर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि धमाकों के पीछे मुहरकात कुछ भी रहे हों, लेकिन शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 2 धमाकों से दहल कर रह जाने वाले शहर वोल्गोग्राद का बुध की सुबह दौरा किया। याद रहे कि इतवार के रोज शहर के रेलवे स्टेशन पर और पीर के रोज शहर की एक ट्रैम में हुए धमाके में मुतादिद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। महलूकीन की याद में बनाई गई यादगार पर पुतिन ने हाजिरी दी और हमलों में मारे गए अफराद को गुलहाए अकीदत पेश किया। बाद में उन्होंने एक अस्पताल का दौरा करते हुए जख्मियों की इयादत की। ख्याल रहे कि वोल्गोग्राद में होने वाले धमाकों की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है, लेकिन ये धमाके एक अस्करियत पसंद के इस बयान के चंद महीने बाद हुए हैं जिसमें उसने फरवरी में मुनक्किद होने वाले सोची ओलंपिक्स को निशाना बनाने की बात कही थी।
वोल्गोग्राद में वफाकी सिक्योरिटी एजेंसी के हुक्काम के साथ पुतिन ने एक मीटिंग की। मीटिंग से कबल पुतिन ने कहा था कि वो बंद कमरे में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में धमाकों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे इक़दामात के बारे में हुक्काम से सवालात करेंगे। Преступлений, которые совершены здесь, в Волгограде, не нуждаются в дополнительных комментариях. А чем бы ни мотивировали свои действия преступники, нет никакого оправдания совершению преступлений против гражданских лиц, особенно против женщин и детей. 10 लाख की आबादी वाले शहर वोल्गोग्राद में धमाकों के बाद सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। शहरी इंतजामिया ने नए साल की तकारीब को मनसूख कर दिया, जबकि शहर के सिनेमा हॉल भी जुमेरात तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हुकूमत ने इतालवी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ हुआ VVIP हेलीकॉप्टर सौदा मनसूख कर दिया है। 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का मामला मंजर-ए-आम पर आने के एक साल बाद हुकूमत ने ये डील कैंसिल की है। हिंदुस्तान ने 3600 करोड़ रुपए के VVIP हेलीकॉप्टर मुआहदे को मनसूख कर दिया है। वजारत दिफा ने अतालवी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 VVIP हेलीकॉप्टरों की खरीदी के लिए 2010 में एक मुआहदा किया था। रिश्वतखोरी के इल्जामात लगने के एक साल बाद हिंदुस्तान ने ये डील मनसूख की है। इल्जाम ये लगाया गया था कि कंपनी के 2 आला ओहदेदारों ने इस डील को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी ओहदेदारों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले में फिजाइया के साबिक सरबराह SP त्यागी का नाम भी सामने आया था। CBI इस मामले की जांच कर रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इस डील में पाई जाने वाली खामियों को उजागर किया था। बताया जाता है कि वजीर दिफा AK एंटोनी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात के बाद ये मुआहदा मनसूख किया गया। मरकजी हुकूमत ने रिश्वतखोरी का मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में AW101 VVIP हेलीकॉप्टरों के कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया था। हिंदुस्तान की तरफ से 30% रकम अदा कर दी गई थी और मजीद 3 हेलीकॉप्टरों के लिए रकम अदा की जाने वाली थी, लेकिन रिश्वत का मामला सामने आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। वजारत दिफा ने अतालवी कंपनी को 2 वजह बताओ नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने कंपनी की दलील को मुस्तरद कर दिया। जराये का कहना है कि वजारत दिफा को बिचौलियों के कब्जे से बरामद बाज दस्तावेजात तक रसाई हासिल हुई थी। यही दस्तावेजात मुआहदे की मनसूखी का सबब बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने POP, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके बॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाकी तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।
اللہ